गुड इवनिंग दोस्तों, आज ये करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज का कौन सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। हम लोग की पहली जो योजना है वो कौन सी है? पीएम स्वनिधि। ठीक है, यह याद रखिएगा कि इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। पहला ये पूछेगा कि इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? 2 साल। कब लॉन्च हुआ ये पूछेगा। लॉन्च कब हुआ? तो याद रखिएगा 2020 में यह लॉन्च हुआ। पूछेगा किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने इसको लॉन्च करा। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 2 वर्ष पूरे हुए हैं। लॉन्च कब हुआ? तो 2020 में लॉन्च हुआ। किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने इसको लॉन्च किया। अगर आपसे पूछे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म बताइए। फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। क्या है इसकी फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। ठीक है, पीएम स्वनिधि मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है, स्ट्रीट हो गया, वेंडर हो गया, उसके बाद ए से आत्मनिर्भर और निधि। ठीक है, इसे कितने साल पूरे हो गए हैं? 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। लॉन्च कब हुआ? 2020 में लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने। फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। कि क्यों लॉन्च किया गया है? तो जो फेरी वाले होते हैं, जो शहर शहर में ठेला लेकर जो बेचते हैं, उन लोगों के लिए जो होता है यह योजना लॉन्च करी गई रही। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग द्वारा लॉन्च किया गया। पूछेगा आपसे मिनिस्ट्री ऑफ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग द्वारा। या तो ये पूछेगा कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 2 वर्ष पूरे हुए हैं। कब लॉन्च हुआ? 2020 में। फुल फॉर्म बता दिया हूं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये हम लोग की रही आत्मनिर्भर निधि, ये हम लोग की रही पहली योजना। आइए दूसरी चलते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक सबसे पूछेगा कि इसमें भारत का कौन सा स्टेट प्रथम रैंक आया है। सबसे पहले पूछेगा, याद रखिएगा, फर्स्ट रैंक किसकी आई है? आपसे यही पूछेगा कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो प्रथम रैंक लाया है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा स्टेट है जिसने फर्स्ट रैंक लाया है, तो याद रखिएगा क्या? तमिलनाडु ने। किसने लाया है? तो तमिलनाडु ने लाया है। कौन सा रैंक? फर्स्ट रैंक लाया है। तमिलनाडु की कैपिटल याद रखिएगा, कैपिटल है चेन्नई। क्या है इसकी कैपिटल? चेन्नई इसकी कैपिटल है। तमिलनाडु जो है वह ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी स्टेट है। अगर पूछे कि शहर, अगर आपसे पूछे तो कन्याकुमारी, याद रखिएगा। अगर पूछ ले तो कन्याकुमारी। तमिलनाडु में डुगोंग फिश संरक्षण, कहां है? डुगोंग फिश संरक्षण तमिलनाडु में। आपसे यूपीएससी पूछेगा, क्या पूछेगा यूपीएससी? डुगोंग किस कैटेगरी में आते हैं? तो याद रखिएगा ये अक्काऊ की कैटेगरी में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में इलायची की पहाड़ी है। इलायची की पहाड़ी है। ठीक है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, याद रखिएगा, सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। ठीक है, इलायची की पहाड़ी है। कहां? तमिलनाडु में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर पूछे कि तमिलनाडु के सीएम कौन है? सीएम के स्टालिन यहाँ के सीएम। अगर पूछे कि एनर्जी आइसलैंड कहां है? एनर्जी आइसलैंड, तो ये याद रखिएगा, एनर्जी आइसलैंड भी कहां है? तमिलनाडु में। कहां है दोस्तों? तमिलनाडु में एनर्जी आइसलैंड। किसने मदद कर रहा है बनाने में? कौन मदद कर रहा है? तो डेनमार्क। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये रही खाद्य सुरक्षा सूचकांक में फर्स्ट रैंक किसने हासिल किया है। तो आपको याद रखना है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला तमिलनाडु रहा। अगर पूछे कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसने जारी किया है,
तो मनसुख मांडविया। कौन जी, कौन जारी किया है? मनसुख, ये इन्होंने जारी किया है, मनसुख मांडविया जी ने जारी किया है। फर्स्ट रैंक तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। भारत का सबसे दक्षिणी स्टेट है कन्याकुमारी। अगर शहर पूछे तो कन्याकुमारी। डुगोंग फिश संरक्षण कहाँ है? तमिलनाडु में ही। अगर आपसे पूछे यूपीएससी ही पूछेगा, बस यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वही पूछेगा कि डुगोंग फिश किस कैटेगरी में आता है, तो याद रखिएगा फिश बोल देगा, काऊ ऐसे बोल के देगा तो काऊ की कैटेगरी में आता है। सीएम कौन है? एमके स्टालिन। एनर्जी आइसलैंड कहाँ है? यहीं पे। इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, वो अभी कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? तमिल लैंग्वेज। तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? लैंग्वेज पूछ दे तो तमिल लैंग्वेज, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हम लोगों की रही दूसरी न्यूज। क्या? खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में फर्स्ट रैंक हासिल किया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। सीएम एमके स्टालिन जी इसके सीएम है। कहाँ के? तमिलनाडु के सीएम कौन है? एमके स्टालिन जी। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूछे कि शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी। एनर्जी आइसलैंड यहीं पे है। इलायची की पहाड़ी भी यहीं पर है। इलायची की पहाड़ी सबसे दक्षिणी पहाड़ी है भारत की। अगर ये पूछे कि एनर्जी आइसलैंड किसके मदद से यहाँ पे बन रहा है, तो डेनमार्क की मदद से बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपसे पूछ दे कि डुगोंग फिश संरक्षण, क्या डुगोंग फिश संरक्षण कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। और अगर आपसे पूछे कि किस कैटेगरी में आता है, तो यह काऊ की कैटेगरी में आता है। ठीक है। हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में देखते हैं कि भारत की रैंक कौन सी है। ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। क्या दोस्तों? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है। सबसे पहली बात आपसे पूछेगा कि इसमें फर्स्ट रैंक किसने हासिल करा? फर्स्ट रैंक किसने हासिल करा? डेनमार्क। ये आपको नाम याद रखना है, डेनमार्क। ठीक है। फिर पूछेगा कि कितने देशों की कैटेगरी में इसको, मतलब कितने देश सम्मिलित थे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, उसमें रैंक करा गया। तो टोटल कंट्री थे 180। कितने? 180 कंट्री थे। कितने? टोटल 180 कंट्री थे, जिसमें रैंक वाइज में पहला रैंक आया अपना भारत, इंडिया टॉप किया है नीचे से, अर्थात इसकी रैंक लास्ट है, मतलब 180 है, याद रखिएगा। ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक फर्स्ट रैंक डेनमार्क है, टोटल कंट्री 180। इंडिया की रैंक सबसे गंदी है, मतलब लास्ट में इंडिया आया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये हम लोग की रही अगली न्यूज। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश प्रथम आया है? डेनमार्क आया है। टोटल कंट्री कितने कंट्रियों में दिया गया है? 180 कंट्री में दिया गया। इंडिया की रैंक लास्ट है। ठीक है। अब हम चलते हैं अग्नि 4 मिसाइल। क्या? अग्नि 4 मिसाइल। देखते हैं कि अग्नि 4 मिसाइल क्या है। अग्नि 4। ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा कि यह इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरमीडिएट क्या है यह एक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है यह? अग्नि 4 इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आपसे पूछेगा किस कैटेगरी में आती है, तो इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है। किसने इसको बनाया है? डीआरडीओ ने। ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि परीक्षण कहां हुआ? परीक्षण उड़ीसा में। उड़ीसा में कहा? व्हीलर द्वीप पर। ठीक है। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों, उसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। देखिए दोस्तों, आपसे ये पूछ सकता है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अग्नि 4 का परीक्षण कहां हुआ है? उड़ीसा में। ठीक है। मारक क्षमता कहां तक मार सकते? 4000 किलोमीटर तक। ठीक है। ये आपको याद रखना है। कहां, कितने रेंज है इसकी? 4000 किलोमीटर तक रेंज है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछे तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? डिफेंस
रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड 1958 में, क्या 1958 में, हेडक्वार्टर दिल्ली, हेड कौन है इसके, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी जी इसके हेड है, ठीक है। हेड कौन है, डीआरडीओ के हेड है जी सतीश रेड्डी जी। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। पूरा नाम क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1958 में। तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अग्नि 4 क्या है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। रेंज कितनी है, 4000 किलोमीटर तक, ठीक है। परीक्षण कहाँ हुआ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहा, व्हीलर द्वीप पर, ठीक है। उड़ीसा से याद रखिएगा, उड़ीसा में अभी आसानी चक्रवात आया था, आसानी चक्रवात, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आसानी नाम किसने दिया, यह नेम किसने दिया, श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। आसानी चक्रवात कहां आया था, बे ऑफ बंगाल में, कहां, बे ऑफ बंगाल में, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे क्या कि जो आसानी चक्रवात है उसका अर्थ क्या है, आसानी का अर्थ क्या है, आसानी का अर्थ पूछे तो क्रोध, आसानी का अर्थ क्या है, क्रोध है। आसानी चक्रवात नाम किसने दिया, श्रीलंका ने। आसानी चक्रवात कहां पे आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था। ये आपको याद रखना है, उड़ीसा से रिलेटेड फैक्ट्स है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए हम लोग अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है, क्रीमियन कांगो होमोजोनिक फीवर, ठीक है। क्रीमियन कांगो होमोजोनिक फीवर, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं CCHF, ये भी शॉर्ट फॉर्म, क्रीमियन कांगो, ठीक है, होमोजोनिक फीवर, ठीक है। सबसे पहली बात पूछेगा आपसे कि यह न्यूज में क्यों है, तो भारत में इसके 2 नए केस मिले, भारत में 2 नए केस मिले हैं। सबसे बड़ी बात कि इसका अगर आपसे पूछ ले कि क्रीमियन कांगो होमोजोनिक फीवर क्या है, यह एक जोनोटिक बीमारी है, मतलब जानवरों से इंसानों में आ सकती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि यह बहुत संक्रामक है, संक्रामक बीमारी है, ठीक है, जिससे इसे डेथ रेट बढ़ भी सकती है, ठीक है। अगर पूछेगा कि क्रीमियन कांगो होमोजोनिक फीवर, याद रखिएगा कहां सर्वप्रथम फर्स्ट केस कहां मिला था, फर्स्ट केस, अगर आपसे पूछे क्या कि इसका फर्स्ट केस कहां मिला था, अगर आपसे पूछ दे कि फर्स्ट केस कहां मिला था, अगर आपसे पूछे फर्स्ट केस कहां मिला था, तो याद रखिएगा 1944 में, कहा 1944 में, कब 1944 ईस्वी में सोवियत संघ, उस समय रूस को सोवियत संघ बोला जाता था क्योंकि अभी विभाजन नहीं हुआ था। 1991 में उसका विभाजन हुआ, सोवियत संघ में मिला था, वो भी कहा, तो क्रीमिया पर, क्रीमिया। ट्रिक क्या है, इसका नाम क्या है, क्रीमियन। तो क्रीमिया कहां है, यूक्रेन के पास में, यूक्रेन का एक आइसलैंड है क्रीमिया आइसलैंड, जिस पर रशिया का कब्जा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा केस कहां मिला था, तो याद रखिएगा सोवियत संघ, जो कि रूस उस समय सोवियत संघ था, तो 1944 ईस्वी में कहां मिला था, सोवियत संघ में मिला था। इसका अगर दूसरा नाम पूछ दे, इसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम, ठीक है, सेकेंड नेम, तो नोज ब्लड फीवर, क्या, नोज ब्लड फीवर, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसका दूसरा नाम है नोज ब्लड फीवर, क्रीमियन कांगो होमोजोनिक फीवर, CCHF भी पूछ सकता है। भारत में 2 नए केस मिले हैं, जोनोटिक बीमारी है, जोनोटिक मतलब जानवरों से आदि इंसानों में जा सकती है, संक्रामक बीमारी है, अर्थात इसे डेथ रेट बढ़ सकती है, ठीक है। फर्स्ट केस कहां मिला है, बहुत ज्यादा संक्रामक है, फर्स्ट केस कहां मिला था, 1944 ईस्वी में सोवियत संघ में मिला था। अगर पूछे कहां, तो क्रीमिया में, ठीक है, याद रखिएगा, आपको यही याद रखना है कहां मिला था, तो क्रीमिया में यह मिला था, ठीक है। पहले रूस जो कोल्ड वार हुआ 1947 से 91 के बीच, 1991 के बीच,
तो उससे पहले सोवियत संघ था रसिया, लेकिन 1991 ईस्वी में हुआ 15 भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो रसिया सबसे बड़ा भाग बन के निकलता है, ठीक है। तो यूक्रेन दूसरा बड़ा भाग है। तो यूक्रेन के जस्ट नीचे ही क्या है, क्रीमिया है। क्रीमिया संकट क्रीमिया संकट किसके किसके बीच में है, रसिया और यूक्रेन के बीच में। क्रीमिया पर किसका कब्जा है, रसिया का कब्जा है। कब, 2014 ईस्वी में। कब, 2014 में इस पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। आइए हम लोग अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। क्या है, खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछे कि खान क्वेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है, कैसी एक्सरसाइज है, तो याद रखिए यह बहुराष्ट्रीय, क्या है दोस्तों, यह एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कितने देश सम्मिलित हुए हैं, 16 देश। कितने, 16 देशों ने भाग लिया है। सबसे, अगर पूछेगा कि कहां आयोजन हुआ है, जो कि यही पूछेगा, आयोजन कहां हुआ है, यही इंपॉर्टेंट है। आयोजन कहां हुआ है, मंगोलिया में। मंगोलिया में, ठीक है, मंगोलिया में ये आयोजन हुआ है। मंगोलिया कहां है, चाइना के ठीक ऊपर है, ठीक है। मंगोलिया में ही गोबी का मरुस्थल है, जो कि क्वेश्चन पूछता है, गोबी का मरुस्थल कहां है, गोबी का मरुस्थल, ये याद रखिएगा, गोबी का मरुस्थल कहां है, तो मंगोलिया में ही गोबी का मरुस्थल है। ये आपको याद रखना है। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज यह एक बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज है, मतलब कई सारे देश सम्मिलित होते हैं, कई सारे देशों की सैन्य टुकड़ियां सम्मिलित होती हैं। कहां, मतलब किसने देशों में सम्मिलित हो रहे हैं इस बार, 16 देश। आयोजन कहां हुआ है, मंगोलिया में हुआ है। मंगोलिया कहां है, मैप देखेंगे तो चाइना के ठीक ऊपर देखिएगा, ठीक है। चाइना के ठीक ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया के ठीक ऊपर रसिया आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया में ही गोबी का मरुस्थल है। आइए हम लोग अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, ठीक है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। अभ्यास या एक्सरसाइज, इंग्लिश में एक्सरसाइज, हिंदी में अभ्यास, ठीक है। सबसे पहले पूछेगा कि इसका आयोजन कौन करता है, कौन करवाता है, आयोजन कौन करवाता है, मतलब हेड कौन होता है, अमेरिका। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें इस बार क्या, इसमें इस बार भारत को आमंत्रित किया गया है। भारत को बुलाया गया है। किसको, भारत को। इसमें रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास में आयोजन कौन करता है, अमेरिका करता है। इस बार भारत को मतलब बुलाया गया है। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। क्या, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास का आयोजन अमेरिका करवाता है। कौन करवाता है, अमेरिका करवाता है। अमेरिका, क्या दोस्तों, अमेरिका करवाता है, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका बार बार बोल रहा हूं, अमेरिका समझिए, क्या अमेरिका करवाता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। इस बार भारत को बुलाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हम अपने अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, एम्परर पेंगुइन क्यों न्यूज में है, ठीक है, एम्परर पेंगुइन क्यों न्यूज में है। क्या है, एम्परर पेंगुइन, ठीक है। कहां मिलते हैं, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में, कहां, अंटार्कटिका में यह मिलते हैं। एम्परर पेंगुइन कहां मिलते हैं, अगर आपसे पूछे कि एम्परर पेंगुइन कहां मिलते हैं, एम्परर पेंगुइन कहां मिलते हैं, तो अंटार्कटिका में मिलते हैं। फिर पूछेगा कि यह आयुसीएन की किस कैटेगरी में है, तो नियर थ्रेटेंड, मतलब कैटेगरी में, याद रखिए, नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में, ठीक है। अगर आईयूसीएन से पूछे तो
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है, NATURE, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर पूछ दे तो ग्लैंड, ये आपको याद रखना है। कहाँ हेडक्वार्टर है? ग्लैंड में। IUCN जो होता है ना कि लिस्ट जारी करता है, ठीक है, कि कौन डेंजर में है, कौन वनरेबल में है, कौन क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है, ठीक है, तो ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। कौन? एम्परर पेंगुइन। यह पेंगुइन की सबसे बड़ी, ठीक है, प्रजाति है, ये आपको याद रखना है, यही पूछेगा। यह पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति है, ये आपको याद रखना है। क्या? कि यह पेंगुइन की, एम्परर पेंगुइन, यह पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति है। दूसरा पूछ सकता है कि यह कहां मिलेगा, जो कि UPSC ही पूछेगा, कहां मिलता है यह? तो अंटार्कटिका में मिलता है। कौन? IUCN की किस कैटेगरी में है? तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में, थ्रेटेंड कैटेगरी में, ये आपको याद रखना है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, ठीक है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? कोरोना का जो होता है 2021 में नहीं हुआ, 2021 साल 2022 में हो रहा है। कहाँ आयोजन हो रहा है? हरियाणा। हरियाणा में कहाँ? पंचकुला, पंचकुला में, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में हो रहा है। हरियाणा में कहाँ? पंचकुला में। फर्स्ट गोल्ड किसने जीता है? फर्स्ट गोल्ड, ठीक है, तो याद रखिएगा, काजोल, काजोल सरगर ने। फर्स्ट गोल किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में हुआ है। फर्स्ट गोल किसने जीता है? गोल्ड, सॉरी, गोल नहीं दोस्तों, गोल्ड मतलब पहला सोना किसने जीता है? तो काजोल सरगर ने वेट लिफ्टिंग में जीता है, भार उठाने वाले की कैटेगरी में इन्होंने जीता है। हरियाणा, हरियाणा से दोस्तों 3 महत्वपूर्ण आपको युद्ध याद रखने हैं, ठीक है, ये जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध, और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध। 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। मराठों की तरफ से सदाशिव राव थे। 1556 ईस्वी में अकबर और राव हेमू की तरफ से हुआ था। कौन जीता? अकबर। उधर कौन जीता? अहमदा शाह अब्दाली। अहमदा शाह अब्दाली को दुर्रानी भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्रानी वंश का था, मोतियों में मोती कहा जाता है, ठीक है। और 1526 ईस्वी किसके 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 बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये आपको याद रखना है। और इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपची का प्रयोग किया था, तोपखानों का प्रयोग किया था। पूछता है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें बाबर ने पहली बार तोपखानों का प्रदर्शन करा भारत में? तो यही था पानीपत का फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 कब? पानीपत का 1526 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम याद रखिएगा 1526, द्वितीय 1556, तृतीय 1761, ठीक है। प्रथम किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जीता कौन? बाबर। द्वितीय अकबर और राव हेमू के बीच, याद रखिएगा, अकबर और राव हेमू के बीच। जीता कौन? अकबर, ठीक है। कौन जीता? अकबर। तीसरा किसके किसके बीच हुआ था? 1761 ईस्वी में अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच। जीता कौन? अहमदा शाह अब्दाली, ठीक है, आपको याद रखना है। दुर्रानी उसे कहा जाता है, अहमदा शाह अब्दाली को ही दुर्रानी वंश का था, इसलिए मोतियों में मोती भी उसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हरियाणा में हुआ था, पंचकुला, ठीक है। फर्स्ट गोल्ड किसने जीता? काजोल सरगर ने, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली न्यूज,
जो हमारी लास्ट न्यूज है खेल से रिलेटेड, मिताली राज, ठीक है। मिताली राज, मिताली राज, सबसे पहली बात ये पूछेगा कि किस खेल से रिलेटेड है, क्रिकेट। किस देश के लिए खेलती हैं, इंडिया वुमेन क्रिकेट, ठीक है, इंडिया वुमेन क्रिकेट से। न्यूज में क्यों है, इन्होंने संन्यास डिक्लेयर कर दिया है। किन्होंने, इन्होंने संन्यास डिक्लेयर कर दिया है, किसने, मिताली राज ने, ठीक है। क्रिकेट से रिलेटेड है, संन्यास डिक्लेयर कर दिया। देखो देखिए मैं इसलिए छोटा छोटा करके बता रहा हूं क्योंकि हम लोग मेंस क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानते हैं, वुमेन्स क्रिकेट के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आपसे पूछेगा किस क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। किस देश के लिए खेलती है, इंडिया के लिए खेलती है वुमेन। संन्यास ले लिया है, संन्यास ले लिया इन्होंने। अब सबसे बड़ी बात है कि मिताली राज का ओडीआई में सबसे ज्यादा रन है, सबसे ज्यादा रन है, ये याद रखिएगा। मिताली राज का ओडीआई में सबसे ज्यादा रन है, मतलब पूरी ओडीआई में, जैसे सचिन तेंदुलकर का है इसी तरह इनका ओडीआई में सबसे ज्यादा रन है। इन्हें भारत की महिला सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इन्हें भारत का महिला सचिन तेंदुलकर भी कहा जाता है, किसे, मिताली राज को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों की रही लास्ट न्यूज, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।